हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन किरोशा नर्सिंग एकेडमी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे किरोशा नर्सिंग एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार सीएचओ के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे के सीएचओ के जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी आने के उसके चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख सकते हैं कि आप प्ले स्टोर पे जाइए, किरोशा एकेडमी के नाम से जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे आपको सीएचओ राजस्थान, बिहार, एमपी सीएचओ, मतलब जितने भी सीएचओ के एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड जो भी कोर्स है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिर्फ 2999 में आप परचेज कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। बर्थ रजिस्ट्रेशन इन इंडिया शुड बी डन विद इन हाउ मेनी डेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके फर्स्ट ऑप्शन है 14 डेज, सेकेंड ऑप्शन इज 18 डेज, थर्ड ऑप्शन इज 21 डेज एंड डी ऑप्शन इज 24 डेज। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर जो है वो है 21 डेज। सब लोगों को आता होगा। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ रजिस्ट्रेशन दोनों का आंसर जो है वो 21 डेज ही है। पहले की कुछ बुक्स में 14 डेज भी दिया हुआ है, बट वो रॉन्ग आंसर है और 21 डेज ही। दोनों का बर्थ रजिस्ट्रेशन हो या डेथ रजिस्ट्रेशन हो, दोनों का आंसर कौन सा है? 21 डेज। ओके, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में, सीएचओ के एग्जाम में आगे आ सकता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। इसके ऑप्शन हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, सार्टोरियस मसल्स और डेल्टॉइड मसल्स। चलिए आंसर कर दीजिए इसका, क्या राइट आंसर होगा इसका? ये दोनों जो मसल्स हैं, ग्लूटियल मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस, ये दोनों किसकी मसल्स हैं? हिप की मसल्स हैं, हिप मसल्स। जहाँ पे कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? जो आईएम इंजेक्शन लगाते हैं वो भी कितना लगाते हैं? नॉट मोर देन 5 ml। ओके, तो ये कौन सी मसल्स है? ये दोनों तो हो गई हिप की मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस, ये दोनों हिप की मसल्स हैं। उसमें जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स हैं, ये वाली जो मसल्स है वो है सबसे लार्जेस्ट मसल्स। कौन सी मसल्स है? लार्जेस्ट मसल्स। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा गया है लॉन्गेस्ट मसल्स, लेकिन ये तो कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट मसल्स। ओके, तो अगली सी की बात करते हैं सार्टोरियस मसल्स। तो ये इसका राइट आंसर है। जो सार्टोरियस मसल्स होती हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट मसल्स होती है किसकी? ह्यूमन बॉडी की। ओके, और डेल्टॉइड मसल सबको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सार्टोरियस मसल्स। ओके, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में डिफरेंस है। लॉन्गेस्ट जो है वो कौन सी है? सार्टोरियस मसल्स, एंड लार्जेस्ट मसल जो है वो कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। चलिए पढ़ते हैं। इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट इज रिमूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। सीएचओ में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं सीएचओ, चाहे किसी भी सीएचओ का एग्जाम हो उसके अंदर। ओके, तो पढ़ते हैं हम। इन ट्यूबेक्टोमी विच बॉडी पार्ट इज रिमूव्ड। तो ए ऑप्शन है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी या यूरिनरी ब्लैडर। इजी है, सबको इसका आंसर आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबका राइट होना चाहिए, 100% राइट होना चाहिए। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को जब रिमूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ओके, एक और इंपॉर्टेंट है यूट्रस। जब यूट्रस को रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेक्टोमी। क्या बोलते हैं? हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। यूट्रस को जब रिमूव करते हैं तब। ओवेरी को अगर रिमूव किया जाता है तो ऊफेराइटिस, ऊफेरेक्टोमी, सॉरी, ऊफेराइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऊफेरेक्टोमी। 2 ओवेरी होती है, इनको रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
ऊफेरेक्टोमी। ओके, तो और यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेक्टोमी। बहुत ईजी है, सबको ये तो पता ही होगा। ओके, तो ये चारों जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी टर्म्स जो होती हैं, जैसे कि ऊफेरेक्टोमी का मतलब ओवेरी होता है, इसी तरह से ऊफेराइटिस हो गया तो इन्फ्लामेशन हो गया, आइटिस लग जाता है मतलब इन्फ्लामेशन हो जाता है, और एक्टोमी लग जाता है मतलब कि पर्टिकुलर जो भी पार्ट है उसको रिमूव कर लिया गया है, इसलिए उसके पीछे क्या लग जाता है? एक्टोमी लग जाता है। ऊफेरेक्टोमी, ऊफेराइटिस जो होता है उसका ही सेम एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ऊम्फेलाइटिस। अगर एक्टोमी हटा के ऊफेराइटिस कर दिया मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हो जाएगा। उसी तरह एक होता है ऊम्फेलाइटिस। ठीक है, ऊम्फेलाइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन ऑफ, क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंफ्यूज नहीं होना। ऊफेरेक्टोमी, ऊफेराइटिस और ऊम्फेलाइटिस दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये पूरी लिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। जो जितने भी होते हैं, जितने भी इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को हटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से उसको लिस्ट को पढ़ लीजिएगा। CHO के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक टर्म आपको पूछी जा सकती है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट ऑन विच डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अक्टूबर, 29 सितंबर, 29 दिसंबर। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 सितंबर इसका जो है वो राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 29 सितंबर सबको याद रखना है। और इसकी जो थीम है, यूज हार्ट टू कनेक्ट, ये 2021 की थीम है। कब की है? 2021 की। और 2022 की जो है वो आगे आ जाएगी, जब भी 29 सितंबर आएगा उस टाइम पे आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये याद रखनी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से कि 2021 के अंदर वर्ल्ड हार्ट डे की थीम कौन सी है, तो यूज हार्ट टू कनेक्ट इसकी थीम है। और इसके कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पहले भी ये बिहार CHO का पेपर है जिसके अंदर ये आ चुका है, और आगे भी CHO के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड। इसका आंसर सबको आना चाहिए क्योंकि राजस्थान CHO में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो राजस्थान CHO में भी आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत अभियान को? तो इसके ऑप्शंस हैं 2 सितंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014, 2 नवंबर 2014 या 10 अक्टूबर 2014। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चालू किया गया था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है, पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर्थरोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी। आर्थरोस्क्लेरोसिस जो होता है ये आर्टरी की डिजीज है एक, जिसकी वजह से जितनी भी हार्ट डिजीज है वो होने, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट अटैक जो होता है वो होने के चांसेस का मेन जो कारण है वो कौन सा होता है? आर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस आर्टरी के अंदर होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, क्या कर देता है वो आर्टरी को, ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है थिक
बी ऑप्शन इलास्टिक, फ्रेजाइल कर देता है या हार्ड कर देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हार्ड कर देता है। जो आर्टरी जो होती है उसको हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और बाकी जो भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज ये सब होने के चांसेस इसके अंदर बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन बिहार सीएचओ के हैं और इम्पोर्टेंट है, आगे सीएचओ में भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ का मतलब क्या होता है ये पूछा गया है इसके अंदर। तो ग्रोथ का मतलब होता है, तो इसके ऑप्शन जो होते हैं वो दिए हुए हैं इसके अंदर, आप आंसर बताइए। पहला इसका ऑप्शन है साइकोलॉजिकल स्किल डेवलप्ड, बी ऑप्शन है फिजिकल ग्रोथ, सी ऑप्शन है प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट, एंड डी ऑप्शन ही जो है वो है बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रोथ का मतलब होता है कि बॉडी जो फिजिकली जो ग्रोथ होता है उसे हम ग्रोथ बोलते हैं, और मेंटली साइकोलॉजिकल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। जो पीडियाट्रिक में हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट। ग्रोथ का मतलब होता है जो फिजिकली ग्रोथ होता है, ठीक है, और जो डेवलपमेंट का मतलब होता है वो होता है जो साइकोलॉजिकली मेंटली जो ग्रोथ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी एंड सी दोनों ऑप्शन इसके राइट है। फिजिकल ग्रोथ, दोनों में एक ही बात बोली हुई है, इसके अंदर फिजिकल ग्रोथ और इसके अंदर प्रोग्रेसिव ग्रोथ इन साइज और शेप इन बॉडी पार्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। बी और सी दोनों इसमें राइट आंसर है, और ए जो है वो किस पे जाता है? डेवलपमेंट की तरफ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूज्ड है हम। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं सिंपल आ जाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हाँ प्रेगनेंसी है तो ये बढ़ जाता होगा या कम हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है, रेस्पिरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसका ऑप्शन है इसके। ए ऑप्शन है 20 रेस्पिरेशन पर मिनट, 30 रेस्पिरेशन पर मिनट, 14 रेस्पिरेशन पर मिनट या 10 रेस्पिरेशन पर मिनट। तो इसका जो राइट आंसर होगा बहुत ईजी है, नॉर्मल जो होती है 16 से 20 या 20 रेस्पिरेशन पर मिनट ही इसका राइट आंसर है। कोई चेंजेस नहीं होते हैं प्रेगनेंसी में रेस्पिरेशन को लेकर। ओके, बीपी वगैरह में चेंजेस होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम होता है वो प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी है वैसी ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एडल्ट एज व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है कि एडल्ट एज के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है मेंटल हेल्थ, सेकेंड ऑप्शन है कैरियर काउंसलिंग, थर्ड ऑप्शन इज फिजिकल हेल्थ, एंड डी फोर्थ ऑप्शन इज आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। तो चलिए इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मेंटल हेल्थ जो होती है वो क्या होती है, इसमें प्रायोरिटी होती है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन में ना चला जाए, क्योंकि एडल्ट जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि उसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, जॉब का टेंशन, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ जो होती है वो ज़्यादा अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उसको प्रायोरिटी पे रखा गया है। ओके, तो ये राइट आंसर है इसका। आयरन और फॉलिक एसिड जो होती है, जो भी एडोलिसेंट्स जो गर्ल होती हैं, एडल्ट होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन नियोनेट? हील, हैंड्स, नेक एंड बैक। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है नियोनेट के अंदर, यानी कि बच्चा पैदा हुआ है 0 to 21 डेज का बच्चा है, उसके अंदर अगर ब्लड सैंपल लेना है तो कैसे लेंगे, कौन सा सबसे इजी और अच्छा तरीका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? हील। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपने देखा होगा, बेबीज़ के जो हाथ पैरों से बहुत ज़्यादा रेड होते हैं क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम वहाँ से अगर ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे तो हम बहुत ईजीली कलेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो हील इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी कैन हियर
द बेबी फीटल हार्ट साउंड बाय द स्टेथोस्कोप, यानी कि स्टेथोस्कोप से हम फीटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं? तो 24 वीक, 28 वीक, 20 वीक या 14 वीक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 वीक। 20 वीक का जब बेबी होता है तब हम स्टेथोस्कोप जो होता है उसको हम उसको लगा के हम लोग उसकी फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो हम सुन सकते हैं। कौन से वीक के अंदर? 20 वीक के अंदर। और 8 to 10 वीक में जब बेबी होता है, 8 to 10 वीक के अंदर हम USG यानी कि अल्ट्रासाउंड से हम लोग सुन सकते हैं बेबी की हार्ट बीट। ओके, FHS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिलो द स्किन विच इंजेक्शन इज इंजेक्टेड, स्किन के नीचे कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका ऑप्शन है इंट्राडर्मल को बोलेंगे, सबक्यूटेनियस को बोलेंगे, इंट्रावीनस को बोलेंगे या इंट्रामस्कुलर को बोलेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर सबको आना चाहिए, बहुत ही इजी है। सबक्यूटेनियस जो होता है ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका आता है फिर भी गलत हो जाता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसको क्लियरली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डर्मिस लेयर के अंदर अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो उसको इंट्राडर्मल बोलते हैं। इंट्रावीनस यानी कि वेन के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, और इंट्रामस्कुलर ये वर्ड ही बोल रहा है कि मसल्स के अंदर जो हम लोग इंजेक्शन पुट करते हैं, कि सबसे नीचे की तरफ जो 90 डिग्री एंगल पे हम लोग लगाते हैं वो क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। तो इसका जो अगर हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करेंगे तो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर इजी वे में निकल जाता है और वो कभी गलत भी नहीं होगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, चाहे एम्स का एग्जाम हो, चाहे CHO का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज 28 days, दैट मीन्स ओवुलेशन अकर्ड ऑन विच डे? 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवुलेशन कौन से दिन पे होगा? तो इसके ऑप्शंस हैं 16 डेज, 14th डेज पे, 20th डेज पे या 18th डेज पे। कौन से डे पे ओवुलेशन होगा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज का है? 28 डेज मतलब कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, कोई भी ओलिगोमेनोरिया या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी 28 डेज का ही काउंट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि 28 डेज का यानी कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो ओवुलेशन कौन से दिन होगा? जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फेजेस होती है उसके अंदर, तो ओवुलेशन जो होता है वो कौन से दिन पे होता है? 14th डे पे ओवुलेशन होता है। तो अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14th डे यानी कि 14वें दिन पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा। अगर 28वें दिन पे क्या है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसका 28वां दिन है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ये बहुत ही ईजी है। यहाँ इसकी जगह पे 28 की जगह पे आपको 30 डेज या फिर 35 डेज ऐसा अगर कुछ दिया जाता है तो आपको 14th डे निकाल के उसके अंदर फिर एड ऑन कर देने हैं जितने भी दिन उसने पूछे हैं। जैसे कि 28 दिन है तो 28 के बाद अगर आपको 30 दिन का पूछा है तो 28, अगर 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ऐसा बोला गया है तो ओवुलेशन कौन से टाइम पे होगा? तो 14 के बाद हमको 2 और जोड़ देने हैं। अगर 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो आपका राइट आंसर इसके अंदर आ जाएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। कॉलेरा जो होता है वो किससे कौन से होता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर चलिए बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरी या स्ट्रेप्टोकोकाई। तो विब्रियो कॉलेरी 2 बार दिया गया है, लेकिन ये वायरल भी है और बैक्टीरियल भी है। तो चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा? बैक्टीरिया।
विब्रियो कोलेरी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से कॉलेरा होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और कॉलेरा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इसके अंदर राइस वाटर स्टूल होता है। क्या होता है? राइस वाटर स्टूल, ओके। और एक होता है टाइफॉइड। ये दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, कॉलेरा एंड टाइफॉइड। टाइफॉइड जो होता है तो इसका जो होता है साल्मोनेला टाइफी होता है, सबको पता है। और इसके अंदर पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पी सूप डायरिया। ये दोनों क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विब्रियो कोलेरी, लेकिन बैक्टीरिया वाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओवर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। मेल के अंदर अगर ब्रेस्ट का ओवर डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है गायनेकोमेस्टिया, दूसरा ऑप्शन है मेस्टाइटिस, तीसरा ऑप्शन है क्लेनफेल्टर, चौथा ऑप्शन है टेंडरनेस। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? गायनेकोमेस्टिया। सभी को पता है ये गायनेकोमेस्टिया कुछ ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से भी होता है गायनेकोमेस्टिया, या फिर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से भी देखने को मिल सकता है। और मेस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट जो होता है उसको बोलते हैं। और क्लेनफेल्टर एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, क्रोमोसोमल की जितनी बहुत सारी एबनॉर्मलिटी होती है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और टेंडरनेस आपको पता ही है, सब टेंडर हो जाना किसी भी वसल्स या कोई भी चीज़, तो उससे टेंडरनेस बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? गायनेकोमेस्टिया। इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पेल्विस मोर सुटेबल फॉर बेबी बर्थ। कौन से टाइप का पेल्विस जो होता है वो बेबी के बर्थ के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। तो इसके ऑप्शंस जो है वो है एंड्रॉयड पेल्विस, प्लेटिपॉइड पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस या एंथ्रोपॉइड पेल्विस। ये चारों इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो होता है, कौन सा होता है? गायनेकॉइड पेल्विस जो होता है वो मोर सुटेबल होता है अदर जो पेल्विस होते हैं उसके आगे। तो ये फीमेल पेल्विस भी बोल सकते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? फीमेल पेल्विस, ओके। फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं इसको गायनेकॉइड पेल्विस भी बोलते हैं, फीमेल पेल्विस भी बोलते हैं इसको, ओके। जो कि कौन सा होता है? राउंड शेप का, राउंडेड, इतना याद रखना है, राउंड शेप का होता है, फीमेल पेल्विस होता है। उसके बाद बात करते हैं एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड मेल पेल्विस होता है जो कि बर्थ के लिए सुटेबल नहीं है। मेल पेल्विस, ओके। मेल पेल्विस होता है हार्ट शेप। कौन से शेप का होता है? हार्ट शेप का होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्लेटिपॉइड। प्लेटिपॉइड जो पेल्विस होता है, ये प्लेटिपॉइड यहाँ पे लिख देती हूँ कि प्लेटिपॉइड जो पेल्विस होता है ये होता है किडनी शेप होता है। कौन से शेप का होता है? किडनी शेप का, ओके। और लास्ट बचता है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस जो होता है वो होता है ओवल शेप का होता है। कौन सी शेप का होता है? ओवल शेप का होता है, ओके। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ की फीमेल पेल्विस, गायनेकॉइड पेल्विस जो मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ओके। इंपॉर्टेंट है जरा पेल्विस जो है वो, और इनके इनलेट जो भी बताया मैंने, राउंड शेप का, किडनी शेप का, ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which species of Plasmodium is not found in India? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है CHO के एग्जाम के अंदर कि कौन सा जो प्लाज्मोडियम होता है जो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शंस हैं इसके प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लाज्मोडियम ओवल। प्लाज्मोडियम ओवल जो होता है वो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता, बाकी जो तीन हैं वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरियस होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम ओवल,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पोलियो इज विच टाइप ऑफ डिजीज? पोलियो जो है वो कौन से टाइप की डिजीज है? तो इसके ऑप्शंस हैं वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है या फंगल है। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि पोलियो जो है वो कौन से टाइप की डिजीज है। तो पोलियो जो होती है वो कौन सी डिजीज है? वायरल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, वायरल डिजीज है पोलियो। ओके, इसीलिए जो पोलियो के जो 2 बूंद जिंदगी के आपने सुना होगा, वो हमेशा 5 साल तक बच्चों को पिलाए जाते हैं और पिलाना भी चाहिए। इससे बच्चों के अंदर पोलियो होने के चाहे वैसे तो इराडिकेट हो चुका है, लेकिन क्योंकि इसकी वैक्सीनेशन बन गई है, इसकी जो पिलाते हैं ड्रॉप्स वो हमेशा पिलाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेप्थ ऑफ चेस्ट इन एडल्ट एंड चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर। ठीक है, सीपीआर के टाइम पे एडल्ट और चाइल्ड के अंदर चेस्ट का जो कंप्रेशन होता है वो कितना किया जाता है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है 2 to 2.5 इंच, 1.5 to 2 इंच, 1 to 1.5 इंच, 2.5 to 3 इंच। तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 1.5 to 2 इंच इसके अंदर हम डेप्थ, जो चेस्ट की डेप्थ होती है वो करते हैं एडल्ट और चाइल्ड के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बेबी कैन सीट विदाउट सपोर्ट इन विच मंथ? बेबी जो होता है विदाउट सपोर्ट कौन से मंथ में बैठता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, 10 मंथ, 12 मंथ, 8 मंथ या 6 मंथ। तो विद सपोर्ट तो 6 मंथ में बैठता है। तो यहाँ पूछा गया है विदाउट सपोर्ट, तो विदाउट सपोर्ट 8 मंथ के अंदर बच्चा जो होता है वो विदाउट सपोर्ट आराम से बैठ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। कोलेस्ट्रम इज हाईली एक्सपेंसिव, नॉन वैल्यूएबल, इन्फेक्शियस या न्यूट्रिटिव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलेस्ट्रम जो होता है एक्सपेंसिव भी नहीं होता, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और नॉन वैल्यूएबल नहीं है, वैल्यूएबल है ये, इन्फेक्शियस नहीं होता है, बहुत ही अच्छा होता है और न्यूट्रिटिव होता है, यानी कि टोटल न्यूट्रिशन इसके अंदर होता है। इससे हमें बच्चे को हमेशा कोलेस्ट्रम जो होता है वो पिलाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी इज कॉल्ड? बेबी जो फर्स्ट स्टूल पास करता है जो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है मेलोनियम, मेलिनियम, मेकोनियम या नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मेकोनियम जो होता है उससे बोलते हैं, जो कि ग्रीन कलर का स्टूल होता है। कौन से कलर का होता है? इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। मेकोनियम का फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी बोलते हैं। अगर कोई फीमेल बेबी है, अगर वो 24 आवर्स के बाद भी तब तक भी अगर स्टूल पास नहीं करती है तो उसको हम एक डिजीज काउंट कर सकते हैं। उसके अंदर हर्कस स्प्रंग डिजीज जो होती है वो होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। अगर 24 आवर्स के तक और उसके अंदर भी अगर वो स्टूल पास नहीं करती है फीमेल बेबी, तो उसको हर्कस स्प्रंग डिजीज होने के चांसेस होते हैं। और इसका मेकोनियम का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट? एंटीबायोटिक बहुत इजी क्वेश्चन है। एंटीबायोटिक जो होती है वो किसके अगेंस्ट काम करती है? तो एंटीबायोटिक जो होती हैं वो इसका ऑप्शन से इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पेन या स्वेलिंग। तो एंटीबायोटिक क्यों देते हैं हम? जब भी कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं तब हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट स्वाइन फ्लू? स्वाइन फ्लू के अंदर ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है सीएचओ के एग्जाम में। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ज़िडोवुडिन, नेवेरापाइन, आर्टिसुनेट और ऑस्टलमावियर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑस्टलमावियर जो होता है वो होता है स्वाइन फ्लू की सबसे अच्छी मेडिसिन है, उसको ट्रीट करने के लिए ऑस्टलमावियर यूज करते हैं। ओके, ये जो मेडिसिन है वो HIV वाले पेशेंट को यूज़ की जाती है। ज़िडोवुडिन और नेविरापाइन जो होती है वो, आर्टिसुनेट जो होता है वो किसमें? मलेरिया वाले पेशेंट को यूज़ किया जाता है। आर्टिसुनेट के इंजेक्शन लगते हैं किसको? मलेरिया वाले पेशेंट को। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जुलाई, 21 मई, 21 अगस्त या 21 जून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आने वाला है अभी, तो 21 जून जो है वो इसका राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये बिहार सीओचू के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, कुछ बाकी भी है। बहुत ही ईजी आपने देखा होगा, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सीएचओ तो आराम से क्लियर कर पाएंगे। और आगे के एग्जाम जो हैं, जो अगर बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो एम्स का, तो उसमें भी आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। बेसिक जो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। ऐसे ही ईजी लैंग्वेज में हमारी जो किरोशा नर्सिंग एकेडमी की जो ऐप है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, आप देखिए, कुछ फ्री के वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल है। बहुत ही ज़्यादा इजी, और जितने भी स्टाफ जो हैं वो एम्स में सेलेक्टेड स्टाफ हैं, वही आपको पढ़ाएगा। और उनको पता है कि एग्ज़ाम किस तरह से आता है, कैसे दिया जाता है, क्या गलती हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आपके टारगेट तक आपको ज़रूर लेके जाएंगे। तो आप आज ही, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। किरोशा एकेडमी की जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर देखिए, टेस्ट सीरीज दीजिए। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी वगैरह है तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कोई भी क्वेरी हो कभी भी पूछ सकते हैं। तो आज हमने बिहार सीओचू के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कुछ बाकी हैं, पेपर पूरा सॉल्व नहीं हुआ। तो हम अगले सेशन के अंदर पूरा जो भी बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।